एग्जांपल लेता हूं। मैंने बताया था कि अगर लेट्स से पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका फॉर्मूला जनरेट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, कि ए हो जाए बी नहीं हो। इसके लिए हम क्या लिखते थे, याद है? ओके बेटा वेदांत। हाँ बेटा बताओ, कोई बताएगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा? इसको कैसे लिखते थे, याद है? वेन डायग्राम बनाकर समझाया था भाई, भूल गए? सर इसका होगा पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। और कहने को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी ए यूनियन बी में से क्या हटा दो, माइनस पी बी। वेरी गुड। पर हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज पी ए यूनियन बी का ओपन करना पड़ेगा फॉर्मूला। कैसे? पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, सॉल्व करके ऊपर वाला ही आएगा, तो मैं ऊपर वाला ही लर्न कर लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अगर ऐसे होता था तो दोनों का ही कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, फिर क्या लिखते थे? तो सर 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ए यूनियन बी का हम एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर्मूला, राइट। और एक लास्ट ये वाला ए नॉट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब क्या लिखते थे? तो सर इसमें लिखते थे हम 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और इस बात का मतलब बताएगा कोई? मैं कहता हूँ ए इवेंट है ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट, और बी है बी के पास होने की इवेंट। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जब मैं बोलता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सर मैं इसमें ये आप कह रहा बोल हूँ, दो कि बोथ आर साइमल्टेनियसली नॉट पास, मतलब कोई भी पास नहीं है। हाँ बोथ डू नॉट, नहीं बोथ डू नॉट पास साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ पास नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे हो जाए कि ए पास हो जाए तो बी ना हो, बी पास हो जाए तो ए पास ना हो, या दोनों ही फेल हो जाए, पर दोनों के दोनों पास नहीं होने चाहिए एक साथ, ये कह रहे हैं ना। यस। और वही वाली प्रोबेबिलिटी हमने क्या कर दी, 1 में से माइनस कर दी। ठीक है, ये लॉजिक है इसका। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हमेशा ही तुम्हें सिंबल फॉर्म में इस तरह से नोटेशन देगा, वो ऐसे बोल देगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि बोथ साइमल्टेनियसली डू नॉट पास। तो उसका मतलब क्या है तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यही पूछ रहा है, पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर कहता है बोथ फेल, बोथ फेल, तो फिर ये कह रहा है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? यस। ठीक है, अब आता है 12th की हमें प्रोबेबिलिटी, लाइक सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। पहला आता है सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहली आती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? नाम से पता लग रहा है कि कंडीशन लगा देंगे इसमें। मतलब जैसे मैंने कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे, जैसे मान लो ए के नीचे बी लिख दिया, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, पी ए स्लैश बी। तो ये जो स्लैश लगाया या डिवाइड लगाया, ये ऐसे नहीं कि ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं, ये कहने का तरीका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए occurrence when B has already happened। मतलब ये कह रहे हैं कि B वाली इवेंट तो हो चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, वो तो दे ही रखा है हो चुकी है वो। तो B के होने के बाद A के होने के चांसेस जो है वो हम निकाल रहे हैं, इसलिए इसको नाम रखा गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी। जब हम पी ए लिखते हैं उससे ये डिफरेंट कैसे है, तो पी ए का तो मतलब होता है ए हो जाए, बी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ऐसे लिख देते हैं तब उसका मतलब होता है कि ए के होने के चांसेस जब बी ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगा दी, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या है? पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है, नीचे लिखते हैं पी बी और ऊपर लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन। और अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए पहले ही हो जाए और बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तब उसमें क्या लिखेंगे? ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, नीचे क्या आ जाएगा? पी ए आ जाएगा बस। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये लिख लो। अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। लिख लिया अभी सभी ने? यस। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हो क्या रहा है। लेट्स से एक बैग था, उस बैग में 5 थी ब्लैक, 4 थी व्हाइट और 3 थी रेड। ठीक है, मैंने क्या करा, कितनी बॉल निकाली इसमें से? 2 बॉल्स निकाली। 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई आपने उन बॉल को रखा नहीं, एक निकाला उसको हाथ में रख लिया नोट करके कि कौन सा कलर है, और फिर सेकंड बॉल निकाली बिना रिप्लेस करे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ अविनाश बेटा, ठीक है, ओके।
मैं आज बायो की क्लास चला गया था गलती से। ओके ठीक है। हाँ अब इसको हमें क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई कि भाई हम 2 बॉल निकाल रहे हैं और कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं और एक एक करके। और मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी निकालो कि 1 वाइट अदर रेड। मैं कह रहा हूँ एक वाइट निकले और एक रेड निकले, ये पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर दूसरा मैं निकाल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि बोथ रेड निकले। फिर मैं कह रहा हूँ कि चलो बस 2 ही लेते हैं, या चलो ऐसा दे दिया, अब स्पेसिफाई कर दिया। फर्स्ट कह रहा हूँ रेड निकले एंड सेकंड ब्लैक निकले। चलो पहली वाली बताओ, पहली वाली में हम क्या बोल रहे हैं कि एक व्हाइट और एक रेड निकले, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो एक व्हाइट एक रेड में ये तो बताया नहीं कि फर्स्ट व्हाइट है या फर्स्ट रेड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों केसेस मानेंगे ना। पहली व्हाइट निकले सेकंड रेड निकले, ऐसा भी लेंगे केस, और फर्स्ट रेड निकली और सेकंड क्या निकली, व्हाइट, ये वाला केस भी लेंगे, राइट? ये ठीक है? यस सर। तो अब जल्दी से इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। पहली व्हाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई व्हाइट है 4, टोटल कितनी है 12, 4/12 होगा। इनटू कोई बताएगा क्या लिखे? ये चलो मैं सिंबल की फॉर्म में लिखता हूँ, देखो सिंबल की फॉर्म में, वैल्यूज नहीं पुट कर रहा, सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। कैसे? ये जो आया मेरा, इसको मैं फॉर्मूले में एक्सपेंड करके पहले लिख रहा हूँ। तो कैसे लिखूंगा, देखो इसको लिख रहा हूँ पहले मैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा W1 मल्टीप्लाई में PW1 मल्टीप्लाई में PR2 डिवाइड बाय W1। ऐसा क्यों लिखा मैंने? भाई पहले व्हाइट निकल गई, उसके बाद रेड निकली, और जब रेड निकली तो पहले व्हाइट हो चुकी है, इसलिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी की तरह से लिख दिया कि रेड सेकंड रेड निकले जब व्हाइट पहली वाली निकल चुकी है। ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि क्योंकि देखो ना, सर अगर आप रिपीट करने एक बार। देखो बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, PA डिवाइड बाय B का प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैपनिंग व्हेन B हैज ऑलरेडी हैपेंड, उसका फॉर्मूला लिखा था मैंने PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PB। अब आप सोचो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आएगी? PB मल्टीप्लाई बाय PA बाय B, ऐसा आएगा ना। और इसी तरह से अगर इसको निकालोगे तो क्या आएगा? P इंटरसेक्शन B, इसमें आएगा PA पहले आएगा और फिर PB बाय A, यानी डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी इवेंट पहले हो रही है उस तरह से लिखा जाएगा। भाई A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला ये भी है और एक ये भी है, तो अगर B पहले हो रही है तो ऐसे लिखोगे, और अगर A पहले हो रहा है तो ऐसे लिखोगे। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब आते हैं इस पे। मैंने कहा कि इंटरसेक्शन लिखना है ये वाला, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, पहले व्हाइट निकल गई फिर रेड निकली, लेकिन नीचे मैंने व्हाइट W1 लिख दिया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसके थ्रू मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल रेड व्हेन फर्स्ट बॉल हैज ऑलरेडी ड्रॉन एज अ व्हाइट बॉल, ठीक है? प्लस अब क्या होगा, अब आप कह रहे हो पहली रेड निकले और फिर सेकंड व्हाइट निकले, तो सेकंड व्हाइट डिवाइड बाय क्या लिखोगे? R1, ठीक है? क्लियर है? अब इनकी अगर मैं पूछूं वैल्यूज पूछूं आपसे तो वो तो बता ही दोगे तुम। पहली व्हाइट निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 4/12। अच्छा, अब पहली व्हाइट निकल चुकी है तो सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा जल्दी से क्या होगी? अगर पहली व्हाइट निकल चुकी है तो सेकंड अब रेड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? भाई रेड कितनी है? 3 है, सर और टोटल 11 कितनी? over 12। 3/11 बेटा। क्यों? अच्छा यस 3/11। भाई रेड अब 3 है, और नीचे मैंने 11 इसलिए लिखा ना क्योंकि अब जो पहली वाली बॉल निकाली थी वो तो रिप्लेस कर ही नहीं है ना, तो बॉल भी तो कम हो गई। बात समझ में आई? यस तो अब मुझे Yes, बताओ, sir. इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है क्यों बोलते हैं? इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं क्यों? इस वाली इसको जो डिवाइड करके लिखते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्योंकि इसकी जो आंसर होगा इसका, वो पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो पहली प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल एक निकलने की वजह से क्या हो गया, आपकी जो टोटल बॉल है वो कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। तो पहली बॉल कौन सी निकली है उस पर ये वाली प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो अब Yes, दूसरा sir. बता दो, फिर दूसरा बता दो क्या लिखूं जल्दी से। प्लस PR1 है, R1 का मतलब पहली इस बार रेड निकली है, तो रेड तो वही कितनी थी? 3, और टोटल 12 थी, 3/12।
और फिर मैं अगर कहूँ वाइट अब निकले तो उस वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/11 है ना। यस सर। तो अगर मैं आपको कहूँ ये वाला स्टेप स्किप कर दो भाई, ये वाला स्टेप, तो तुम तब भी आंसर निकाल तो लेते ही ऐसे लिखकर, है ना भाई, कम कर कर लिख देते, लेकिन ये आना चाहिए नोटेशन, ठीक है, कि भाई इसका मीनिंग हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। यस सर। यस सर। चलो अब दूसरे का फिर आंसर दे दो, इसको सॉल्व तो कर ही लेना। 12 + 12 डिवाइड बाय 132, ये आ गया 24/132, काट लेना जो भी आता है। अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। दोनों रेड का मतलब तो पहली भी रेड दूसरी भी रेड, ऐसे आप बोल रहे हो, तो ऐसे लिखोगे PR1 मल्टीप्लाई में PR2 जब R1 ओवर हो चुका है। R1। हाँ, यस सर। मतलब ये डिवाइड नहीं होता, ये मतलब कहने का बस एक तरीका होता है कि इसका मीनिंग ऐसे है, जैसे मैंने ऊपर मीनिंग समझाया था इसका, मैं इसका मीनिंग बोल रहा था कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई PA0 यूनियन B0, इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों के दोनों एक साथ ना हो, तो मतलब समझा रहा हूँ ऐसे ही। तो PR2 अपॉन R1 जब हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि सेकेंड बॉल भी रेड निकले, जब पहली बॉल रेड निकली उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो अब क्या लिखोगे आप, पहली रेड निकली इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहली रेड की 3 प्रोबेबिलिटी over होगी, 12 into 2 over 11। बस खत्म हो गया, क्योंकि इसमें तो रेड कम ही हो जाएंगी, तो 6 बाई कितना आ जाएगा, 132, इसको काट लेना तो आ जाएगा 1/22, ठीक है। इसमें तो एक ही केस आएगा, एक और केस आएगा, सोच के बताओ जल्दी से। सर इसमें एक ही केस आएगा। हाँ भाई, इसमें तो लाइक वो रेड ही है। अब यस दूसरे सर। वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में क्या होगा। अब आप कह रहे हो पहली रेड निकले इंटरसेक्शन सेकंड ब्लैक निकले, तो इसको ऐसे लिखोगे आप PR1 मल्टीप्लाई में PB2/R1, है ना। यस सर। और इसमें दूसरा केस नहीं आएगा, इसमें दूसरा केस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई फर्स्ट रेड होनी चाहिए, सेकंड ब्लैक ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/12, 3/12। और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11, है ना। यस यस। सर। तो बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। यस सर। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लिखने का ये तरीका हो गया। ये दो फॉर्मूले याद रखना, ये वाला और ये वाला, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा पहले हो रहा है, तो इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला मैंने आगे लिख दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स से बहुत ही सिंपल सा ले लिया हमने, लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है कि PA/B निकालने को बोल रहा है, बताओ कितना है। PB की वैल्यू दी हुई है 0.5 और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी हुई है 0.32। तो तुम क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे P/B का, क्या होता है PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय PB, है ना। तो दोनों दिए हैं 0.32 डिवाइड बाय 0.5, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। यस सर। ये तो बहुत इजी था, हो ही जाएगा। अब मान लो कोई वर्ड प्रॉब्लम ऐसी आती है, मतलब इसमें ऐसे सिंपल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 2 कार्ड निकाले, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि बोथ किंग्स, दोनों किंग हो, जल्दी से बताओ क्या आएगी। हम कह रहे हैं दोनों के दोनों किंग निकल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। सर 4 over 52 into 3 over 51। भाई किंग होते हैं टोटल 4 होते हैं, 4/52 इंटू 3/51, क्लियर है सभी को। पर उससे पहले अगर मैं सिंबल लिखूंगा तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे, P फर्स्ट भी किंग सेकंड भी किंग, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट किंग मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड किंग, जब फर्स्ट किंग ऑलरेडी निकल चुका है ना, उसके बाद फिर ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव पेपर में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे लिखते हैं, बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आप डायरेक्टली आंसर लिखोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे और आ जाएगा आंसर, क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब क्वेश्चन पूछा, लेट्स से ऐसे दे दिया, हमें दिया PA इज इक्वल टू 3PB, ऐसे दिया PA इक्वल टू है थ्राइस ऑफ PB एंड PA यूनियन B इक्वल टू दिया हुआ, लेट्स से 1/2, ठीक है।
पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है आपसे कितना 1/10 और आपको निकालना है पी ए ओवर तो इसका फॉर्मूला तुम लिखोगे क्या पी ए ओवर बी का फॉर्मूला ए के होने के चांसेस जब बी ऑलरेडी हो चुका है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी अब पी इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू पता है मुझे 1/10 है पी बी की वैल्यू नहीं पता तो निकालो कैसे निकालोगे पी बी की वैल्यू पी बी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई इसको यूज करना है एफ और यूनियन ये दो चीजें दे रखी हैं इन दोनों को यूज करना है और इंटरसेक्शन ऑलरेडी पता है तो तुम्हें यूनियन वाला फॉर्मूला पता है वो लिखो आ जाएगा समझ में सर P of A plus P of B plus P of A माइनस union. पी इंटरसेक्शन बी होता है पी ए यूनियन Yes sir, yes sir, yes sir. तो पी ए यूनियन बी का तुमने फॉर्मूला बोला पी ए होता है प्लस पी बी होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है जिसमें से ए यूनियन बी 1/2 है लेकिन पी ए और पी बी की इंडिविजुअल वैल्यूज तो पता ही नहीं फिर क्या करूं कैसे सॉल्व करूंगा तो सर आप ही करवा दो सॉल्व। बेटा जब ये दोनों इक्वल दिए हुए इनको मान लो कुछ क्या मान ले के मान ले अगर मैंने पी ए और थ्राइस ऑफ पी बी की वैल्यू के मान ली तो मुझे बताओगे यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी निकल गई के ही होगी और पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के/3 नहीं हो जाएगी ठीक है Yes sir. यस हमने सर सिंगल वेरिएबल में लिया है तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा के और यहाँ पे लिखूंगा के/3 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी थी 1/10 Yes sir. तो ये आ गया 4k/3 इक्वल टू 1/10 को इधर ले आओगे तो 1/2 प्लस 1/10 हो जाएगा कितना आया 6/10 आ गया और ये चल रहा है 4k/3k को तो k की वैल्यू समझ में आ गई कितनी आएगी यस k की Yes, सर वैल्यू हो sir. जाएगी 18/40 और ये आ गया 9/20 क्लियर है और अगर ये वैल्यू Yes, sir. 9/20 है तो पी ए की वैल्यू आ गई वही 9/20 पी ए की वैल्यू आ गई 9/20 और पी बी कितना था पी बी था हमारा k/3 तो आ के जाएगा ओवर 3 3/20 है ना तो पी बी की Yes, वैल्यू sir. अगर निकल गई तो अब तो सॉल्व हो जाएगा Yes sir. ठीक है तो जब ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में दिया हो तो मान लो के मान लो दोनों को समझ में आया यस सर। चलो एक करके दिखा दो फिर फटाफट जल्दी से क्वेश्चन दे रखा है एक मिनट ऊपर वाली स्लाइड करो तो थोड़ी सी। देखो उसमें तुम कुछ रटो मत की जो मैंने करा तुम बस इतना याद रखो कि सर ने भाई ये के मानकर कर लिया एक सिंगल वेरिएबल में लिया है तो पी ए की वैल्यू के आ गई पी बी की वैल्यू के/3 हो गई और अब यूज कर लिया फॉर्मूला अब बाकी कैलकुलेशन तो भूल जाओ मेरे कि वो क्या करा मैंने क्योंकि वो तो तुम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा तो हर चीज रटो मत ठीक है ना तो चलो एक करो Yes sir. मतलब सारी चीजें नोट डाउन मत करा करो ऐसे दे रखा है इस बारी फाइंड करना है पी ए यूनियन बी चलो सभी निकालेंगे बेटा आंसर जिसका आता है चैट बॉक्स में लिख देना क्या आ रहा है अभी जो मैंने करा वही करोगे आप इसको मान लो के अच्छा के नहीं इसमें तो दे ही रखा है इसमें मानना क्या है इसमें तो 5/13 दिया हुआ है तो पी ए की वैल्यू और पी बी की वैल्यू यहीं से देखकर ही पता लग जाएगी क्या है और फिर हमें क्या करना है पी ए यूनियन भी निकालना है और पी ए बाई बी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए के होने की जब बी हो चुका है वो भी दी हुई है तो निकाल दो जल्दी से आया भी किसी को किसी का नहीं आया सर एक मिनट रुको बस. एक मिनट कर रहे हैं।
ठीक है बेटा, ठीक है। सर 11/20 सर 11/26 आ रहा है। ठीक है, पी ए की वैल्यू आएगी भाई तुम्हारी 5/26, पी बी की वैल्यू Yes, तो sir. डायरेक्टली 5/13 है। पी यस सर। ए बाय बी का फॉर्मूला होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी आना चाहिए, जिसमें से मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं पता, वो एज इट इज लिख दिया, और पी बी की वैल्यू पता है 5/13 एज इट इज लिख दी, और पी ए बाय बी की वैल्यू कितनी है 2/5, 2/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5/13 के साथ, तो पी ए इंटरसेक्शन भी निकल गया। कितना आया 5 कट गया 2/13। और अब आपको पता है कि भाई आपको अगर पी ए यूनियन बी लिखना है तो उसमें पी ए ऐड करना है, पी बी ऐड करना है, और पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है माइनस करना है। तो बेटा ए भी पता है आपको, बी भी पता है और इंटरसेक्शन पता है, तीनों आ गए आंसर। तो कितना था, पी ए था आपका 5/26, पी बी आपका था 5/13, और ये आंसर आया माइनस का 2/13। कितना हो गया एलसीएम लोगे कितना आएगा 26, 10 प्लस Yes, sir. सॉरी 10 5 5 प्लस 10 minus माइनस 4. 4 4. 11/26 यही आ रहा था भाई। Yes, sir. यस He सर आ रहा ये आ रहा था। ठीक है, ठीक है भाई, बाकी भी आंसर दिया करो बेटा। बाकी सब क्या कर रहे हैं? चलो एक क्वेश्चन है, एक कॉइन टॉस करा, कॉइन इज टॉस्ड कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय बी, और अब कहोगे आप ए क्या है और बी क्या है, तो ए मैंने बता दिया, ए है एटलीस्ट 2 हेड और एटलीस्ट 2 हेड्स, और बी इवेंट है किस चीज की, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो अब आपको एटलीस्ट एट मोस्ट याद होगा, मैंने बताया था यस एटलीस्ट सर। मतलब कम से कम 2 से ज्यादा भी चलेगा, 3 भी चलेंगे, एटमोस्ट में 2, 1 और 0 भी चलेगा। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ए और बी मैंने इवेंट डिफाइन कर दी कि क्या है। तो मतलब इसका तुम फॉर्मूला जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। अब इसको सॉल्व करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो क्या होगी, और पी बी निकाल लो, और उनको डिवाइड कर दो, आराम होंगे 8 होंगे, सारे इक्वली लाइकली। तो हर एक चीज हर आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8 1/8। तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है, तीनों टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी, एक हेड 2 टेल, ऐसे हर एक आउटकम के लिए 1/8 1/8 बनेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा और पी बी कितना आएगा ये बताना होगा, और ए और बी क्लियरली डिफाइंड है कि इवेंट्स का मतलब क्या होगा। तो बताओ कैसे करोगे? आया भी किसी को समझ में आ रहा है कैसे लेना, इंटरसेक्शन कैसे लेना, पी बी कैसे लेना? थोड़ा सोचो, सैंपल स्पेस अगर लिखने की जरूरत पड़ रही है तो लिख लो। 8 बताना पड़ेगा। Yes, sir. सर बता दो एक बार ऐसे। सर रुको 1 मिनट, 1 मिनट, अच्छा ये सब बता दो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ मतलब गिव अप मत करा करो, अगर लग रहा है तो निकालने की कोशिश करा करो, तभी स्किल्स डेवलप होंगी। देखो क्या नहीं तो बुक से मिल जाएगा, नेट पे भी आंसर मिल जाते हैं, निकाल रहे। मैं भी बता ही दूंगा, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो चीजें हेल्प तो मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम हेल्प को राइट अवे सीख करोगे, ढूंढोगे,
तो उससे तुम्हारी खुद की स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। मतलब एक होता है ना, हम खुद करना सीख गए, तो वो जब करने लग जाओगे तो एक अलग ही लाइक स्किल्स तुम्हारी डेवलप हो जाएंगी। तो भाई ये कह रहा है एटलीस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है कि भाई एटलीस्ट 2 हेड भी होनी चाहिए और एटलीस्ट एटमोस्ट 2 हेड भी होने चाहिए। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बात क्या है, तो पहले एक बार लिख लूं मैं एच 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 टी टी टी, या अगर मैं नहीं लिखूं तो कोई बताएगा इसका मीनिंग, समझाएगा कि एटलीस्ट 2 हेड भी होने चाहिए और एटमोस्ट 2 हेड भी होना चाहिए। तो क्या आएगा इसमें, मुझे बताओ, ये आएगा इसमें, ये काउंट होगा, ये होगा काउंट। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 2 हेड भी है इसमें, एटलीस्ट 2 हेड भी आ रहे हैं और एटमोस्ट 2 हेड वाली भी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। पर क्या ये आएगा? नो सर। या चलो मैं 8 लिख ही देता हूँ। तो आएगा, ये भी आएगा क्योंकि इसमें एक मिनट रुको, मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, फिर बता दे जाना। सारे 8 लिख देता हूँ, ये आ गया 8। चलो ये 8 मैंने लिख दिया, बताते जाओ पहला वाला काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। फॉर ए इंटरसेक्शन बी कौन कौन से आउटकम काउंट होंगे, तो पहले वाला काउंट होगा तीनों हेड। जल्दी बताओ भाई, तीनों हेड काउंट होंगे? यस सर। भाई तीनों हेड के लिए मैंने देखा एटलीस्ट 2 हेड है, हाँ है भाई, 3 होने का मतलब एटलीस्ट 2 तो है ही ना। और क्या एटमोस्ट 2 हेड है? 3 हेड में क्या एटमोस्ट 2 हेड है? नहीं, 2 से ज्यादा हो गए भाई ये तो बेटा नहीं आएगा ये वाला नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रिपल टी में क्या एटलीस्ट 2 हेड है? नहीं है, नहीं आएगा भाई, पहले वाला ही नहीं हो रहा तो दूसरे वाले को तो देखना ही है फिर। अच्छा, फिर HTT में मैंने देखा एटलीस्ट 2 हेड है, नहीं है। नो फिर सर। नेक्स्ट में यस सर, नेक्स्ट में ये देखा होगा। एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड चलेंगे। एटमोस्ट 2 में मतलब 2 हेड चलेंगे, तो ये वाला भी होगा, तो ये वाला आउटकम लेंगे, ये वाला भी लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये भी लेंगे और ये नहीं लेंगे। बात समझ में आई? यस मतलब सर। इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली 2 हेड है ना। क्लियर है? तो इनके इंटरसेक्शन का मतलब ये निकला कि एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। 2 हेड एग्जैक्टली कितने केसेस में आएंगे? कितने केसेस आएंगे? 3 आएंगे, राइट? 3 आउट ऑफ कितना? 8। तो ये तो होगी ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी। और पी का मतलब था एटमोस्ट 2 हेड। तो एटमोस्ट 2 हेड में क्या क्या आएगा भाई? एटमोस्ट 2 हेड में 3 आएंगे ये भी। नहीं बेटा, गलत कर रहे हो। एटमोस्ट 2 हेड में 2 वाले भी आएंगे, 1 वाला भी आएगा, नन वाला भी आएगा। तो पता है क्या नहीं आएगा? सिर्फ 3 हेड वाला नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 3 हो गए, तो उसको छोड़कर 7/8 होगा बेटा, 7/8। तो आंसर क्या आएगा? यस सर, 3/7। ठीक है, 3/7। अब ये तो फॉर्मूले से मैंने समझाया, सभी को आया भाई फॉर्मूले से समझ में? यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। अब मैं बिना फॉर्मूले के भी समझा दूं इसे, अगर फॉर्मूला नहीं लगाते? बिना फॉर्मूले के समझाता हूँ। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो बी वाली इवेंट हो चुकी है। तो जब बी वाली इवेंट हो चुकी है तो बी वाले के हिसाब से बी क्या कहता है कि एटमोस्ट 2 हेड ही आए हैं, मतलब 8 में से जब टॉस किया हमने तो हमें ये पहले से ही पता है कि 2 ही हेड आए हैं, तो 2 ही हेड वाले आउटकम लिख लो। कितने? 2 हेड वाले, एटमोस्ट 2 हेड वाले। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब हो गया 3 हेड को छोड़कर बाकी सब लिख लो, मतलब इसको छोड़कर, नहीं 7/8 में प्रोबेबिलिटी नहीं कह रहा मैं, आउटकम कह रहा हूं। पहले वो लिख लो, सिर्फ क्या क्या आएंगे वो लिख लेता हूं। देखो, एक ये आ सकता है, फिर ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता है, HTH हो सकता है, THT हो सकता है, और HTT और THH। तो ये 7 जो बच गए, मैंने क्रॉस जिसको करा है, इसको छोड़कर बी के लिए बोल रहा हूं। बी के लिए मतलब एटमोस्ट 2 हेड। तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब आ चुके हैं, क्योंकि जब आप नीचे लिखते हो बी, तो बी का मतलब यही होता है कि बी वाली इवेंट हो चुकी है। तो यानी ये पता है पहले से कि सारे के सारे आउटकम नहीं आए हैं, ये पहले से पता है कि भाई एटमोस्ट 2 हेड ही आए हैं, मतलब 3 हेड वाला आया ही नहीं है। तो यही वाले आउटकम लिख लिए मैंने 7। इन 7 में से अब आपको क्या निकालना है? ऊपर आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी किसकी? एटलीस्ट 2 हेड की। तो इसमें से 2 हेड वाले काउंट कर लो कितने। भाई ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये काउंट होगा। तो कितने आउटकम काउंट होंगे? 3। तो भाई 7 में से 3 आउटकम हमें काउंट करने हैं। लोग 3/7 ही आ गया। तब भी आई बात समझ में? मतलब अगर किसी ने फॉर्मूला लर्न नहीं करा हुआ तो उसको तो वैसे भी समझाया जा सकता है कि भाई A/B का मतलब है बी वाली इवेंट हो चुकी है, तो बी के हिसाब से आउटकम कितने बनते हैं? 8 नहीं 7 बनते हैं। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट 2 हेड होने चाहिए। तो 8 में से H ट्रिपल H वाले को हटा दिया,
अब उन 7 में से आप कह रहे हो ए इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड 3 केसेस में आते हैं, तो 3/7 ही होगा। आगे बात समझ में? पर फॉर्मूला इसलिए करा देते हैं क्योंकि अगर आप मेंटली समझ नहीं पा रहे हो कि भाई कितने आउटकम लेने हैं जो हो चुके हैं उसके हिसाब से, और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखनी है, तो भाई फॉर्मूला फॉलो कर लो, आंसर आ जाता है। बात समझ में आई? Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन जल्दी से सब करके दिखाएंगे भाई। क्वेश्चन है चलो ऐसे लिया, एक मदर फादर एंड सन line up for a family picture, और तीनों रैंडमली खड़े होंगे, तो मतलब जो भी आउटकम बन सकते हैं इधर उधर होकर, और प्रोबेबिलिटी दे दी, नहीं प्रोबेबिलिटी इवेंट बता दी, ए इवेंट है और बी इवेंट है। ए इवेंट उन्होंने बोला सन ऑन वन एंड, जो पिक्चर ली गई उसमें सन किसी एक एंड पर है, मिडिल में नहीं है, और बी इवेंट मान लिया फादर इन द मिडिल, और आपसे कहा ये वाली प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ, पी ए अपॉन बी, मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी बतानी है, पी ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। तो अब थोड़ा सा सोचो और आंसर फटाफट बता दो क्या आएगा। फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा दो, बिना फॉर्मूले के बता सकते हो वैसे बता दो, पेपर में कोई तुम्हें कहेगा तो नहीं कि एक्सप्लेन करके बताओ कैसे आ रहा है, बस आपका सही होना चाहिए, आपको समझ में आया तो। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा सोचो आ जाएगा समझ में। आया भी किसी का? सर जो सन ऑन द एंड होगा वो 2/3 आ रहा है, मतलब 4/6 आ रहा है, तो 2/3। ठीक है, और तो जो पूरा आंसर बताओ। मतलब पूरा जो इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। सो फाइन पी ए ओवर बी की, जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए के होने के चांसेस कितने, ये बताना। बी इवेंट ऑलरेडी हैपेंड है। हाँ सर ए के होने के चांसेस 2 है एंड बी के होने के चांसेस 6 है। बेटा 6 तो कभी होते ही नहीं है, 6 ओवर समथिंग होते हैं, 1 से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी कभी होती ही नहीं है। अच्छा देखो, चलो मैं बताता हूँ, पहले फॉर्मूले से बताता हूँ। पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी कैसे लिखोगे? चलो मुझे पहले तो सारे आउटकम्स बता दो क्या होंगे, सैंपल स्पेस बता दो क्या होगा। सर 2। नहीं सैंपल मतलब जो जो हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? फादर मदर सन, MFS फादर सन मदर, सन मदर फादर, सन फादर मदर, एंड मदर सन Father, फादर, mother. और मदर फादर सन। तो ये 6 आउटकम्स ही तो होंगे फैमिली फोटोग्राफी, है ना। इसमें से आपने ऊपर क्या बोला? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब आप कह रहे हो सन एक एंड पे भी होना चाहिए और फादर मिडिल में भी होना चाहिए, तो वो वाले कौन से होंगे भाई? फादर मिडिल में और सन एक एंड पर, एक तो ये होगा और एक राइट, MFS वाला। तो ये नहीं ये वाला होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/6। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब दूसरा वाला अब आता है, आप कह रहे हो पी बी, बी क्या मतलब था? बी का मतलब था भाई फादर मिडिल में होना चाहिए बस, तो फादर मिडिल में कहाँ कहाँ पर है? एक So 1 आ रहा है इसका दो, आंसर। तो ये भी 2 ही है, तो आंसर क्या है भाई? So 1 आ रहा है। अब इसको लॉजिकली अगर मैं समझाऊं तो तुम कहोगे हाँ यार ये तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बोल देते 1 होगा। क्यों? सैंपल स्पेस भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मुझे एक चीज बताओ, 3 जने हैं, उन 3 जनों में से अगर मैं कह रहा हूँ फादर को मिडिल में बिठा दिया, वो हो चुका है, मतलब कह दिया फैमिली फोटोग्राफ में ये पहले ही हो चुका है कि फादर मिडिल में बैठा है, ठीक है ना। जो पापा थे उन्होंने जिद कर दी कि हम तो मिडिल में ही बैठूंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर फादर मिडिल में बैठ गए तो सन को तो एक एंड पे बैठना ही पड़ेगा, तो लेफ्ट में बैठेगा राइट में बैठेगा, तो यानी वो तो प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होगी कि सन को तो एक एंड पे बैठना ही पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी क्या, वो तो 100% चांस है। तो बात समझ में आई? Yes sir.
तो यानी कि ये सैंपल स्पेस भी फॉर्मूला वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, तो समझ में ही आ गया। 3 जने अगर हैं, उसमें से फादर अगर मिडिल में बैठा है, तो सन को या तो लेफ्ट या राइट में एक एंड पे बैठना ही पड़ेगा, और उसी की प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हो, तो सन तो वन एंड पे हो ही जाएगा अपने आप ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1 ही आएगी पक्का। 1 का मतलब पक्का सर्टेन इवेंट है, पक्का ही होगा ऐसा। बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेटा सभी को आएगा समझ में क्या है? यस सर। अब आता है सेकंड, इसको बोलते हैं, सेकंड टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाम से पता लग रहा है, जो डिपेंडेंट होती थी उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह से लिखते थे। जैसे मान लो पहली वाली इवेंट पर सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है, तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह से लिखते थे पी ए, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखते थे, पी बी अपॉन ए, याद है? जब हम इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, तो अगर ए और बी डिपेंडेंट है और ए पहले हुई है, तो फिर ऐसे लिखा जाता है ना। यस सर। और ये कंडीशन क्या है, जब ए और बी कैसी इवेंट्स हैं, आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी की प्रोबेबिलिटी को ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट कर रही है, मतलब ए वाली जो इवेंट है वो बी की इवेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे आज मान लो क्लाउड्स हैं, तो क्लाउड्स अगर है, इस बात की इवेंट में मान ली और प्रोबेबिलिटी निकाल दी, तो बारिश होने के जो चांसेस है बी इवेंट, वो क्लाउड के क्लाउड ज्यादा है कम है, उस पर बारिश के चांसेस डिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो उस केस में तो ऐसे लिखते हैं जिसमें इवेंट्स क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, मतलब डिपेंड करता है। जैसे फादर अगर मिडिल में बैठ गया, तो सन अगर एक एंड पे बैठे कहीं पे बैठे, तो फादर की पोजीशन पर सन की जो बैठने की प्रोबेबिलिटी है या इवेंट है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि फादर जिस पोजीशन पे बैठेगा फर्स्ट पर, सेकंड पर या थर्ड पर, उसके हिसाब से फिर सन को एडजस्ट करना पड़ेगा। सन मतलब इंडिपेंडेंटली ये नहीं कह सकता कि मैं भी मिडिल में बैठूंगा फिर, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो वो डिपेंडेंट हो गई। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट फिर कौन सी होती है? तो इंडिपेंडेंट का एक एग्जांपल हो गया, मान लो मैंने पहला, मान लो एक एक ए पर्सन और एक बी पर्सन है, दोनों एग्जाम देने गए अलग अलग, दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, दोनों एक साथ बैठे नहीं है पेपर में, दोनों ने कभी एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करी, तो ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी और बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी, मुझे बताओ वो आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। हाँ, और जब इंडिपेंडेंट है तो फिर पी ए, मतलब मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ए पास हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी, वो उनको मैं सिंपली क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो डिवाइड में ए करके नोटेशन लिखते थे, ये लिखूंगा ही नहीं मैं। क्यों? क्योंकि ए पास हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है, बी को बी बस पास होना चाहिए। क्लियर है बात? यस तो सर। यहाँ पर बस आपने ऑब्जर्व करा कि जो फॉर्मूले की नोटेशन है उसमें मैंने बी के नीचे ए वाला जो सिंबल पहले लिखता था वो लिखा नहीं है, तो ये किसके लिए होगा, फॉर, लिख लेना, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए कॉमा, अगर आपकी इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उस केस में फॉर्मूला आप ऐसे ओपन करोगे। ये तो 2 के लिए, अगर मान लो 3 भी होती तो इंटरसेक्शन कैसे ओपन होगा, फिर ऐसे ओपन होगा, पी ए पी बी इंटू में पी सी। ठीक है, और अगर मान लो इनका नॉट है ऐसे, तो भी ऐसे ओपन होगा, पी ए नॉट, कि बी भी ना हो और सी भी ना हो। ये सिर्फ तब है जब ए बी सी आर कैसी इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब सिंपली ऐसे याद रख लो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन जब ओपन करते हैं, प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करते हैं, तो कैसे करते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटीज बस मल्टीप्लाई कर देते हैं जो जो इंटरसेक्शन में लिखा होता है। फिर यूनियन वाले के लिए नहीं, इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, अब पेपर में क्या हमेशा लिखा आएगा कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं नहीं है? नहीं, हमेशा नहीं लिखा था। तो कुछ जो इवेंट्स होती हैं वो ऑब्वियस होती हैं, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स जो भाई ऑब्वियस है बहुत, मतलब देख कर ही कह सकते हो हाँ यार इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ए और बी 2 पर्सन है, जानते भी नहीं एक दूसरे को, कभी बैठ के पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ भी मतलब उनका लिंक नहीं आपस में, तो दोनों आप पेपर देने गए, तो दोनों के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है भाई, उसमें कोई डिपेंडेंट वाला केस नहीं है कि ए पास होने से बी के पास होने पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। तो कौन सी ऐसी इवेंट्स होती हैं और जो इंडिपेंडेंट क्वाइट ऑब्वियस है? भाई कॉइन को टॉस करना, कॉइन टॉस, भाई आप एक कॉइन टॉस करो, दूसरा कॉइन टॉस करो, तीसरा कॉइन टॉस करो, पहले कॉइन पे हेड है या टेल आया, दूसरे कॉइन टॉस में कोई फर्क पड़ेगा उस बात पर? भाई No, पहले sir. कॉइन पे क्या आया इस इवेंट पर और सेकंड कॉइन पर क्या आता है, इन दोनों इवेंट में कोई आपस में कोई लिंक नहीं है,
तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो तभी तो आप क्या करते हो, आप पता है क्या बोलते हो, आप कहते हो जब दो कॉइन टॉस करते हैं तो मैं कहता हूँ दोनों हेड आ जाएं। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख तो देते हैं 1/4, पर पता है 1/4 आता कहां से, मतलब हम तो ऐसे लिख देते हैं HH, HT, TH और TT, 4 आउटकम्स बनते हैं, पर हम ऐसे नहीं बोलते कि 1/4, क्योंकि इसमें कंपाउंड इवेंट है। जब हम बोलते हैं ना HH, तो HH जो वो सिंगल इवेंट नहीं है, उसमें दो इवेंट कंबाइंड है कि पहले पर भी हेड आया और सेकंड पर भी हेड आया। आंसर 1/4 हम ऐसे देख देते हैं कि भाई 4 केसेस हैं और उनमें से HH आपका एक केस है तो 1/4 ले लिया, पर ये तरीका रॉन्ग है करने का, ये तरीका रॉन्ग है। इसको मैं अभी प्रूव करूंगा जब मैं कॉइन के साथ क्या करूंगा, डाई को टॉस करूंगा, फिर तुम्हें लगेगा, फिर डिफरेंस समझ में आएगा कि ये 1/4 आ तो जाता है बट ये तरीका रॉन्ग है। तो 1/4 पता है कैसे आया, ऐसे आया कि आपने कहा कि पहले पर हेड आए, अच्छा, और फिर दूसरे पर भी हेड आए, पहले पर भी हेड आया, सेकंड पर भी हेड आया, तो पहले पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इंडिपेंडेंट है तो फिर मल्टीप्लाई करा 1/2 से, तो आंसर 1/4 आ गया। पर आप कहोगे सर ऐसी काउंटिंग करके भी तो वही आ रहा है 1/4, क्योंकि HH एक है और 4 है आउटकम्स, तो 1/4 तब भी वही है, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा, देखो ऐसे कहूंगा, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और तुम्हें इसमें वो जो मिस्टेक है वो समझ में आ जाएगी, रियलाइज हो जाएगी कि वो तरीका रॉन्ग है, वैसे आंसर सही आ रहा है। मान लो मैंने एक कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करने पर अगर हेड आता है तो मैंने क्या करा, दोबारा कॉइन टॉस कर लिया, तो अगर हेड आया तो टॉस कॉइन अगेन, तो फिर क्या होगा, H के साथ H आ जाएगा या H के साथ T आएगा, यही आएंगे ना केसेस, ठीक है भाई। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अगर टेल आता है पहले कॉइन पर, फर्स्ट कॉइन पर अगर अब टेल आ गया, तो टेल आने पर उसने कहा कि डाई रोल करा, डाई टॉस किया, तो डाई पे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6, यानी कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये सैंपल स्पेस आएंगे ना, ये वाला और ये वाला है ना। अब मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, यही वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ वन टेल, मैंने ऐसे बोला वन टेल नहीं, मैंने बोला टेल एंड नंबर ग्रेटर देन 3, मैं कह रहा हूं टेल आए और एक नंबर ग्रेटर देन 3 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या होगी। भाई मैंने कहा कि टेल आए और एक नंबर ग्रेटर देन 3 आए, ये दोनों बातें सच हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक कॉइन टॉस करा, अगर हेड आता है तो फिर एक और कॉइन टॉस करके लिख दिया, हेड या हेड टेल आएगा, और अगर टेल आया पहले कॉइन पर फिर डाई एक और रोल करा, तो उसमें 6 केसेस मैंने बता दिए, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितना 3/6 होगा या 8 होगा। 8 होगा, हाँ मेरे को पता था तो 3/8 क्योंकि हेड की वो भी है ना। हाँ नहीं क्योंकि तो पता है मुझे, बट ये रॉन्ग है ना, यही तो मैंने जब क्वेश्चन दिया है ये तो सोचो ना, ऑब्वियस वाली बात नहीं है ना इसमें कुछ भी, जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, तभी पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं जो पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि HH में तो आप 1/4 लिख देते हो और आंसर सही होता है, वो ठीक होता है, मतलब रॉन्ग नहीं है। जब दो कॉइन टॉस करते हो तो 1/4 ही आता है जब दो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे भी 1/4 लिख देते हो आप, और अगर मैं ऐसे अलग अलग लिखकर इंडिपेंडेंट वाला इवेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ कि पहले पर भी हेड और दूसरे पर भी हेड, तो PH1 और फिर इंटू में PH2, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/4 आ गया, तो आंसर मैच करते हैं दोनों। लेकिन यहाँ पर ये तरीका रॉन्ग है, तुमने क्या करा, इनको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, इसको 3 आउटकम, और 3 कितने में से, टोटल 8 में से 2 ये और 6 ये, तो ये तरीका रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था जब मैं पिछली वाली केस समझा रहा था 2 हेड वाला, मैं बोल रहा था वो जो 2 हेड आते हैं ना वो सिंगल इवेंट नहीं है, उसमें एक्चुअली 2 इवेंट कंबाइंड है कि पहले पर भी हेड आया और दूसरे पर भी हेड आया। तो यहां पर अब कैसे समझोगे आप, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, क्या था फॉर्मूला याद है भाई, टेल पहले पर आए और आप कह रहे हो इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 3 नंबर भी आए, तो आप ये कह रहे हो कि टेल आ जाए पहले पर इंटू 3 से कोई बड़ा नंबर आ जाए, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों, क्योंकि पहले कॉइन पर टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी और डाई पर 3 से बड़ा नंबर आए, तो ये डिपेंडेंट का आएंगे, तो इंडिपेंडेंट हुई ना, है कि नहीं। यस, तो पहले पर टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है, 1/2, भाई एक कॉइन पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, ये बात सही है, यस, ठीक है, क्योंकि टेल और नंबर ग्रेटर देन 3 दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, तो टेल पहले पर आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर पहले पर हेड आ गया, कोई बच्चा सोच रहा होगा सर टेल तो यहाँ पर भी है, मैं कहूंगा अगर बेटा वो वाला केस लोगे तो उसमें टेल के साथ हेड आएगा,
तो इसका मतलब ये है कि पहले पर टेल आना चाहिए और बाकी नंबर 4, 5, 6 होना चाहिए। तो ये वाले केसेस हम काउंट कर रहे हैं। तो इन वाले केस में पहले पर टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 3 से बड़ा नंबर आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है डाई पर, सिर्फ डाई पर 3 से बड़ा नंबर आए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 4, 5, 6, 3 कितने में से, 6 में से। तो क्या आंसर आएगा बताओ? So 1/4. जो कि दूर दूर तक 3/8 के क्लोज भी नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, आया समझ में? तो अगर मुझे कोई कहे सर सबकी प्रोबेबिलिटी लिख के दिखा दो इधर क्या क्या होगी, तो मैं कहूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी पता कितनी होगी, 1/2 कितनी आएगी, 1/4। फिर दोबारा 1/2 इंडिपेंडेंट इवेंट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। इसका कितना आएगा 1/2 1/6 यानी 1/12। सभी का 1/12 आएगा, सभी का ही 1/12 आएगा। अब आप इन सबको ऐड भी कर लो, 1 आएगा आंसर, करके देख लो। 1/4 1/4 देखो 1/4 1/4 कितने 1/4 हो गए, 2/4 हो गया। और प्लस ये है 1/12 एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और ऐसी 6 है तो 6/12, ये भी 1/2, ये भी 1/2, आंसर क्या आएगा ऐड करके 1 ही तो आएगा। बात समझ में आई? ठीक है भाई, आया समझ में? यस सर। तो जो 3/8 लिखा था भाई वो सभी को बेटा समझ में आ गया कि 3/8 रॉन्ग क्यों है, या भी क्लियर नहीं हुआ कि सर ये 3/8 वाला समझ में नहीं आया कि रॉन्ग क्यों है, हमने ऐसे क्यों नहीं किया, टोटल आउटकम 8 और 3 फेवरेबल आउटकम, तो फिर 3/8 ही लिखना चाहिए था, ये क्या कर दिया आपने। अभी भी किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर दो, अनम्यूट करके बोल दो भाई, मैं दोबारा बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर रिपीट कर दो। तो करी तो मुझे लग ही रहा था काफी बच्चों को नहीं आया होगा। देखो मैंने भी क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि आपने पहले एक कॉइन टॉस करा, उस कॉइन पर अगर हेड आता है तो कंडीशन बता दी कि एक और बार कॉइन टॉस करा, तो एक और बार कॉइन टॉस करने पे क्या होगा, हेड या हेड टेल आएगा। और वो कह रहा है कि अगर पहले कॉइन पे टेल आया तो आपने डाई रोल कर दिया, तो डाई रोल करके ये आ गया H1, H के साथ तो क्या हो गया HH या HT आ जाएगा, T के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 8 पॉसिबल आउटकम है, और मुझे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सभी की सभी जितनी भी मैंने HH HT T1 T2 T3 लिखा है उन सबकी जो प्रोबेबिलिटी है इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली मतलब HH HT उन दोनों की तो प्रोबेबिलिटी बराबर है 1/2 1/4 1/4, लेकिन जो T1 T1 T2 T3 T4 है तो HT की प्रोबेबिलिटी और T1 की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि T1 जो है ना वो एक इवेंट नहीं है, सिंगल इवेंट नहीं है। ऐसे सोचो ना, जब आप T1 लिख रहे हो तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये जिसको बोलते थे सिंपल इवेंट होती थी जिसमें एक ही आउटकम, एक ही सैंपल स्पेस होता था, मतलब सैंपल पॉइंट होता था। मतलब इसमें तो दो बातें आ रही है भाई, टेल भी आना चाहिए पहले पर और दूसरे पर 1 भी आना चाहिए, तो ये तो दो इवेंट का कंबाइंड नहीं हो गया है कि नहीं भाई। जैसे मैंने कहा था ए भी पास हो जाए बी भी पास हो जाए, तो वो दो इवेंट का आपने इंटरसेक्शन करा ना। तो यहां पर भी जब आप T1 लिख रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि पहले पर टेल आए और दूसरे जब हम डाई रोल करेंगे तो 1 आए, तो ये दो इवेंट को मिलाकर हमने इंटरसेक्शन बोला, इसका मतलब है ना, ये मतलब है ना इसका। और अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो तो भाई पहले आप ये जज कर लो कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आपने देखा यार कॉइन टॉस करना और डाई रोल करना दोनों पर जो आउटकम आते हैं वो इंडिपेंडेंट है भाई, डाई पर क्या आता है और कॉइन पर क्या आता है वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो जब मैंने T1 की प्रोबेबिलिटी लिखी है तो मैंने T1 की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखी है कि पहले टेल आया, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, फिर डाई रोल करा टेल आने के बाद तो डाई पर क्या है 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, तो मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आंसर क्या है 1/12 आएगा। तो इन सब का आंसर तो 1/12 आएगा, लेकिन जो ऊपर HH और HT है उनके आंसर क्या आएंगे 1/4 आएगा। बात समझ आई? यस सर। और फिर आपको लेना था ये वाले T4 T5 T6, तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड अप करके 1/12 1/12 1/12 3/12 होता है, ये आएगा। क्लियर है? एक मिनट कुछ गड़बड़ होगी क्या? 3/12 हाँ 3/12 1/4 ही तो होता है, ठीक है। मैंने कहा 3/12 तो डिफरेंस आंसर आ गया 1/4, ठीक है भाई, समझ में आया? बोलो भाई, दोबारा बताऊं? सर आ गया सर। सभी को भाई क्लियर, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो जो गलत था वो 3/8 वाला बात समझ में आ गई कि क्यों गलत है, एक्सप्लेन कर दोगे किसी को करना है तो? एक्सप्लेनेशन सिंपल सा ये है कि ये जो हम सैंपल पॉइंट ले रहे हैं HH HT T1 T2 ये सैंपल स्पेस के ही मतलब वो हैं एलिमेंट्स हैं,
पर HH जो है वो सिंगल चीज नहीं है, उसमें दो इवेंट्स का कंबाइंड फॉर्म इंटरसेक्शन है कि पहले पर भी हेड दूसरे पर भी हेड, तो वो सिंगल इवेंट नहीं है। समझ में आई बात? और हम क्या गलती कर रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि 8 आउटकम्स हैं और सारे 8 के 8 आउटकम्स इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली नहीं है, मतलब सबकी जो प्रोबेबिलिटी वो सेम नहीं है। HH और HT की प्रोबेबिलिटी सेम है 1/4 1/4, लेकिन जो नीचे ये सारे T1 T2 T3 T4 T5 T6 है, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है सबकी। ठीक है, और कैसे आई 1/12 मैंने बता दिया। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसलिए 1/12 और ऊपर 1/4। ठीक है भाई, तो अगर आपको चेक करना है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो आपको बस ये चेक करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालकर क्या पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है, इफ अगर ऐसा आ रहा है, तो देन हम कह सकते हैं कि ए और बी कैसे इवेंट्स हैं, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है भाई, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आ जाते हैं तो मैं कह दूंगा इवेंट्स कैसी है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया सभी को? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. चलो फिर मैंने क्वेश्चन दिया, इफ क्वेश्चन है पी ए दे रखा है आपको 1/4, पी बी दे रखा है 1/3 और पी ए यूनियन बी दे रखा है 1/2। चेक इफ ए कॉमा बी और इंडिपेंडेंट। आपको चेक करना है क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने का एक ही तरीका, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपका इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट दोनों का इक्वल अगर आ जाता है दोनों साइड, तो आप कह दो कि इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट तो लिखी नहीं है, जो मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता दूंगा कि 2 कॉइन टॉस करें 3 कॉइन टॉस करें कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ना। तो मुझे फॉर्मूले से ही चेक करना पड़ेगा कि भाई इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो जल्दी से बता दो, देखकर फॉर्मूला निकाल लो, सॉल्व कर लो। आपको ए इंटरसेक्शन बी की बननी है, पहले वो निकाल लो, फिर पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई कर लेना, वो देख लेना आंसर क्या आ रहा है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी और पी ए इंटू पी बी का प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है, तो मैं कह दूंगा इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो बताओ। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो यूनियन वाला फॉर्मूला लगाकर। पी ए और पी बी तो इंडिविजुअली गिवन ही है 1/4 और 1/3, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1/2 गिवन है। बताओ भाई। आया भाई किसी को? So 1/4 आया A इंटरसेक्शन B। 1/4 और पी ए इंटू पी बी को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आएगा? पी ए इंटू पी बी करोगे तो बेटा कितना आएगा? 1/4 इंटू 1/3 1/12 आएगा। और वैसे कितना है इंटरसेक्शन बी? आपने फॉर्मूला लगाया, पी ए यूनियन बी था 1/2, पी ए की वैल्यू थी 1/4 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल दी 1/4 1/3 माइनस का 1/2, कितना है आंसर? 12 3 4 माइनस 6 1/12। और अगर आप पी ए इंटू पी बी करते हो तो वो भी कितना आ रहा है? 1/12। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा ये दोनों कैसे इवेंट्स हैं? देखो ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है भाई, क्लियर हुआ भाई सभी को? Yes, sir. चलो एक जे लेवल का क्वेश्चन। अगर उसने बोला कि इफ ए कॉमा बी, उसने बोल दिया आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बोल दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं,
सच दैट, क्या दिया, सच दैट पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/15 और पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज 1/6। देन फाइंड करना है पी बी की वैल्यू क्या है। ऑप्शन दिए हुए 1/6, 1/4/5, दो ऑप्शन, फिर दे रखा है 4/3, सॉरी 4/3, 4/13, सी ऑप्शन दिया हुआ है। चलो मैं ऑप्शन दे ही नहीं रहा, अपने आप ही निकालो, तो तुम गेस कर दोगे। सॉल्व ही करना है पूरा। क्या करेंगे पहले बताओ। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे आप, ऐसे ही लिखोगे ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, पी ए नॉट इंटू पी बी, ऐसे लिखोगे ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो। और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/15। फिर मैं क्या करूंगा, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे, पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी कॉम्प्लीमेंट, और ये कितना दिया हुआ है, 1/6। अब मुझे एक चीज बताओ, ए नॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, पी ए की जो प्रोबेबिलिटी है पी ए, उसको एक्स मान लेता हूँ ताकि बार बार ये ना लिखना पड़े, और बी नहीं पता उसको भी मान लिया, क्या वाई मान लिया। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 1 - x इंटू में वाई, और यहाँ लिखूंगा x इंटू में 1 - y, ठीक है। ये 1/6 और ये 2/15, क्लियर है भाई। तो यहाँ से आपको कितनी इक्वेशन दिख गई, दो इक्वेशन दिख गई, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना इधर उधर मैनिपुलेट करके। तो पहली इक्वेशन से क्या आएगा, 1 - x इंटू वाई की वैल्यू है 2/15। तो बताओ यहाँ से क्या निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालें या एक्स की वैल्यू, बताओ भाई किसकी वैल्यू निकालें, या ओपन करूं इसे, ओपन करूं, या वाई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2/15, 1 - x है ना, ये आएगा। और इसको कहाँ पुट करेंगे, अब सेकंड इक्वेशन में करना पड़ेगा, इधर कर दो, x 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 2/15, 1 - x इक्वल टू 1/6। एल्सियम लोगे थोड़ा सा, क्या आएगा, x टाइम्स 15 - 15x माइनस का 2 डिवाइड बाय 15 - 15x, ठीक है भाई। अच्छा 15 कॉमन ही रहने दो क्योंकि 6 से तो कट जाएगा ना कुछ, ये कट गया 2 और ये 5 पे, क्या आएगा, ये आ गया 13 माइनस का 15x टाइम्स x चल रहा है, डिवाइड में 5 टाइम्स 1 - x चल रहा है, इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक बनेगी। 26x माइनस का 30x² इक्वल्स टू 5 - 5x, सबको एक तरफ ले आओ, 30x², 26 को उधर लेके जाओगे, माइनस का 31x और प्लस का 5 इक्वल चल रहा है 0, यही है, यही बनेगी क्वाड्रेटिक भाई। अब जल्दी से सोच के बता दो, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 150 और प्रोडक्ट आ रहा है 150 और सम आ रहा है -31, दो नंबर दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, क्या क्या होगा, 150 एज अ प्रोडक्ट और सम आ रहा है 31, क्या क्या होंगे, मेल्टन स्प्लिटिंग कर दो भाई, क्या क्या नंबर्स होंगे, आए भी किसी के, माइनस का 25 माइनस का 6 है ना, 25 6 जो 150 और एडअप करके -31, तो 5x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 6x - 5, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 6x - 5 इक्वल 0, तो या तो x की वैल्यू वही 5/6 आ रही है या फिर x की वैल्यू 1/5 आ रही है, ये दो वैल्यूज आ गई। दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि जो दोनों आंसर आ रहे हैं वो 1 से कम आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो यानी कि जो पी ए है वो दो पॉसिबिलिटीज आ गई। अब पी ए की वैल्यू अगर पता है तो बी यानी वाई की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, ये थी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 2/15 टाइम्स 1 - x, ये आएगा हमारा, है ना, 2/15 1 - x, हाँ। तो पी बी का जो आंसर होगा यानी वाई वो ये था। तो
तो अगर मैं 5/6 लेता हूं तो क्या आंसर आएगा? 1 - 5/6। और अगर मैं 1/5 लेता हूं तो आंसर क्या आएगा? 2/15, 1 - 1/5। क्या आंसर आ रहे हैं दोनों सॉल्व करके? ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 2 15 के साथ 4/5। कट कर लो, क्या क्या कट हो रहा है इसमें? 3 की टेबल से 2 से 3 5, 2 पर चला जाएगा 4/5, 4/5 आ रहा है यहाँ से, और इससे आएगा आंसर 3 2 1/6। तो ये था क्या हमारा ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन मैंने दिए ही नहीं थे। समझ में आ गया भाई? दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। बोलो भाई, आए समझ में सभी को? Yes, sir. यस सर। तो बेटा क्वाड्रिक की अगर तुम्हें लग रहा है कि मिडल स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हो, डी वाला मेथड लगा दो जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? लग रहा है कि मिडल स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही, वैसे तो आ जाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे बोलो, क्वेश्चन दिया हुआ है एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो एयरक्राफ्ट को शूट करती है, कैन टेक मैक्सिमम 4 शॉट्स, वो 4 शॉट्स लेगी एट अ एनिमी प्लेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शॉट। तो फर्स्ट शॉट हिट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, सेकंड वाला शॉट हिट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1.3, थर्ड शॉट हिट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, और फोर्थ शॉट पे हिट हो जाए प्लेन इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10 या 0.1। प्रोबेबिलिटी पूछी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स द प्लेन, बस इतना बोला है। 4 शॉट करेगी वो, उन 4 में से फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की और फोर्थ टाइम में हिट होने की प्रोबेबिलिटी प्लेन पर शॉट्स की इतनी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वो प्लेन को हिट कर दे जब वो 4 शॉट फायर करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? अब इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए दिमाग ये घूमेगा हमारा कि भाई पहला ही शॉट हो जाएगा हिट तो भी मतलब ठीक है, बाकी वाले नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, दूसरा हो गया बाकी नहीं चलेंगे तो भी ठीक है, तीसरा हो गया बाकी नहीं चलेंगे तो भी चल जाएगा, फोर्थ ने हिट कर दिया बाकी पहले वाले 3 हिट नहीं हुए तो वो भी चल जाएगा। तो ये तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। फिर 2-2 वाले भी लूंगा मैं, पहले दोनों हिट हो गए बाकी दोनों नहीं हुए, क्योंकि हिट होने का तो मतलब है कि कोई भी एटलीस्ट, इसका मतलब ये हुआ ना जो मैं समझा रहा था कि भाई आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अगर तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया कि पूछ क्या रहा है और तुम्हें थोड़े बहुत फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना। तो जो इसने ये पूछा है, अब बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप बोल रहे हो 4 शॉट करें, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी हुई है, और आप कह रहे हो गन हिट कर जाए प्लेन को, कौन से शॉट में हिट हुआ है? तो आपको तो लगेगा कि क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट है, वो ये कह रहा है प्लेन हिट होना चाहिए, 1 से हिट हो जाए, 2 से 3 से, तो इसका मतलब ये है एटलीस्ट 1 शॉट हिट द प्लेन, मतलब ये हुआ ना। अब इसको भी मैं और एलिब्रेट करूं फॉर्मूले की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस, भाई कोई भी नहीं कर पाया, पहले वाला भी नहीं कर पाया, दूसरे वाला भी नहीं कर पाया, तीसरे वाला भी नहीं कर पाया, चौथे वाला भी नहीं कर पाया, ये कह रहा हूं ना मैं। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से आपने वो वाला आउटकम हटा दिया जब चारों के चारों शॉट नहीं कर पाते, मतलब प्लेन बच के चला जाता है, वो वाला हटा दो आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि हिट हो ही गया। बात समझ में? बोलो भी, सर के ऊपर से चला गया, आया समझ में भाई? किसी का जवाब नहीं आ रहा, अभी बताओ आया नहीं आया बेटा समझ में, दोबारा बताऊं? सर आ गया ना समझ में? भाई देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों में एक चीज बोली थी कि भाई अगर आपको लगता है कि आउटकम्स या जो केसेस बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो आप क्या करो, 1 में से जो नहीं होता वो वाला केस माइनस कर दो। तो आप कह रहे हो कि हिट कर जाए, तो 1 भी हिट कर सकता था, 2 भी, 3 भी, और चारों के चारों भी हिट कर सकते थे। फिर 2 में भी प्रॉब्लम ये होती है कि कौन से 2, फिर उसके भी ए बी बी सी सी डी बहुत सारे केसेस बनाने पड़ते, तो पागल हो जाते लिखते लिखते। तो मैंने क्या करा भाई, चारों के चारों जब हिट नहीं करते वो वाला केस हटा दो, तो अपने आप हिट वाले की अपने आप आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 में से। और इंडिपेंडेंट इवेंट है
मैंने बोला था हमेशा लिखा नहीं होता, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहला शॉट हिट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो पहला हिट होता है या नहीं होता उसका सेकंड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में भाई क्या करते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती है जो इंटरसेक्शन होती है, चाहे वो नॉट हो या नहीं हो, और सबकी प्रोबेबिलिटी नॉट की तो मैं निकाल ही लूंगा 1 में से माइनस कर करके। भाई ए की प्रोबेबिलिटी थी कितनी 0.4, तो 0.6 आएगी नॉट की। बी की प्रोबेबिलिटी थी 0.3, मतलब बी मतलब सेकंड शॉट वाला ले लिया मैंने, 0.7, फिर है 0.2 का 0.8 हो जाएगा और 0.1 का 0.9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे 42 इंटू 72 डिवाइड बाई 10,000, इसको सॉल्व कर लेना भाई और माइनस कर देना, डिवाइड कर देना 10,000 से, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस ठीक है सर। भाई, Yes, sir. आई होप सभी को आया होगा बेटा समझ में क्या किया हमने, ठीक है। तो आज Yes, हमने sir. पढ़ा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटीज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे लिखते थे, अगर पहले ए हुई है तो फिर बी के होने के चांसेस जब ए हो चुका है, तो उसका फॉर्मूला मैंने 2 लिखे थे, एक तो ये वाला फॉर्मूला, ए के होने के चांसेस जब बी हो चुका है, या फिर बी के चांसेस जब ए हो चुका है। दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में क्या आता था, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन नीचे पहले वाले में पी भी लिखेंगे, दूसरे वाले में पी ए लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? Yes, Yes. sir. तो अगर आप बैग में से बॉल्स निकाल रहे हो एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्योंकि उसमें पहले क्या निकला है फर्क पड़ेगा, अगले वाले की कम हो जाएंगी बॉल, है ना। और अगर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कब होगा, जब आपने एक बॉल निकाली बैग से और उसको रिप्लेस करके फिर कह रहे हो आप सेकंड बॉल निकाली, तो आप बार बार क्या करते हो, बॉल्स को रिस्टोर कर देते हो। तो फर्स्ट क्या निकला था उस पर सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिप्लेस कर दोगे तो पहला चाहे वो रेड निकला था ब्लू निकला था उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेकंड वाली जो प्रोबेबिलिटी है जो भी आप निकाल रहे हो वो सेम ही रहेगी, चाहे पहले चाहे कोई भी निकली हो, क्योंकि जब आपने रिप्लेस कर दिया तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी, सेकंड टाइम में जो ड्रॉ में आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो इफेक्ट फर्स्ट से नहीं होगी। तो ये आपका इंडिपेंडेंट वाला केस हो गया। इंडिपेंडेंट भाई कॉइन टॉस होते हैं, डाई रोल हो गया, कोई इंडिपेंडेंटली पास या फेल हो रहा है, या टारगेट आप शूट कर रहे हो, ये सारे क्वाइट ऑब्वियस वाले एग्जांपल्स हैं जो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। Yes, Clear है sir. भाई? चलो थैंक यू, अंजना ने आंसर भी निकाल दिया था इसका, वेरी गुड बेटा। चलो ओके, तो ये बेटा पढ़ के रखना। इसके बाद आगे फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और वर्जन है जिसको बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल बेटा, थैंक यू। बाय। ओके बेटा, बाय।